Hi, thank you for registering for this video. I'm Sharon from New Dawn Overseas, and I promise you this will be the most important video for you अगर आप seriously United Kingdom में पढ़ाई करने जाना चाह रहे हैं। इसके बाद आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, आपको कोई मिसलीड या मिसगाइड नहीं कर पाएगा। आपको बहुत क्लियरली जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही थी या जिस पे आप कंफ्यूज थे, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। So, without further ado, I'll start talking about the most important things as I mentioned. सबसे पहले हम बात करते हैं IELTS की। IELTS, PT, TOEFL, ये तीनों एग्जाम्स एक्सेप्टेड हैं यूके में। और जो खास बात है वो ये है दैट अगर आपका ओवरऑल 6 भी आया है IELTS में, एक या दो बैंड में 5.5 भी रह गया है, तो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे बैचलर्स करने जा रहे हो आप या मास्टर्स, दोनों के लिए ही आपका ओवरऑल 6 एक्सेप्टेबल है। हाँ, होपफुली आप किसी बैंड में 5.5 से कम नहीं लाए हैं, ऐसी मैं आशा करता हूं। एक और बहुत जरूरी बात जो कई बार नहीं पता होती, अगर आपने CBSE, ICSE या IG से अपनी 12th की पढ़ाई करी है एंड इंग्लिश में 12th में अगर आपने 70 to 75% या इससे ज्यादा स्कोर किया था, तो हो सकता है कि आपको IELTS, PT, TOEFL का वेवर मिल जाए। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटीज विल ऑफ्टन एक्सेप्ट स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड फ्रॉम दीज बोर्ड्स। उन मार्क्स के बेसिस पे, इंग्लिश के पर्टिकुलरली, सिर्फ इंग्लिश का ध्यान देना है आपको। इंग्लिश में 70 to 75 या इससे ज्यादा थे तो आपको वेवर मिल सकता है। सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, गैप। कई बार होता है 12th के बाद आपने 1 साल 2 साल IIT की तैयारी करी या किसी और एग्जाम की एंट्रेंस की तैयारी करी, या बैचलर्स के बाद आप 1-2 साल से किसी कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। सो द फर्स्ट थिंग इज, अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज, यूके में 1 से 2 साल का गैप चल जाता है। कई बार इससे लंबे गैप भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, आइडियली अगर कहीं कोई गैप है, स्पेशली अगर बैचलर्स के बाद, तो बेस्ट केस सिनेरियो है कि आप कोई जॉब कर रहे थे या आप कोई एविडेंस प्रोड्यूस कर पाए कि आप कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में थे। इसमें पर्टिकुलर बात यह है कि यूके आपसे फाइनेंशियल एविडेंस नहीं मांगता। आपको पे स्लिप्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, सैलरी अकाउंट, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं लाना पड़ेगा अगर आप किसी भी स्टेज पे क्लेम कर रहे हैं या आपके कैंडिडेचर में, आपके CV पे दिखाया जा रहा है कि आप जॉब करते थे। सो दिस इज अ मस्ट रिमेंबर। लेकिन इसमें कुछ और खास बातें हैं। कई बार होता है कि अनफॉर्चुनेटली आपने 1-2 साल से ज्यादा भी समय लगा दिया है एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, UPSC, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने में। तो इसमें एक बात जरूर जान लीजिए, देखिए, इन एग्जाम्स की तैयारी को अपने में किसी प्रकार का एंगेजमेंट या ऑक्यूपेशन नहीं माना जा सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि देखिए साहब, ये रहा मेरा UPSC के एंट्रेंस एग्जाम्स का टिकट और ये है मेरा एविडेंस ऑफ गैप, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये बात आपको माइंड में रखनी चाहिए। इसके अलावा, जैसा मैंने बताया, टू अ रीजनेबल सम, 1-2 साल तक का गैप है अगर, तो आपके लिए वो शो स्टॉपर नहीं है। अब मैं आपसे एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा मैंने बताया, थोड़ा सा और फिर से टच अपॉन कर रहा हूं। 12th में अगर आपके कोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स जिन्हें इंग्लिश में पढ़ाया गया है, हिंदी, पंजाबी, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, पहली बात तो ये सब्जेक्ट ही कंसिडर नहीं होते जब यूनिवर्सिटी आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करी कि 12th में आपके क्या मार्क्स हैं। उसके अलावा आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के अगर आप हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस होगा, आर्किटेक्चर, टेक्निकल ड्राइंग हो सकती है। अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई करी है तो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपके होंगे, प्लस इंग्लिश। ऐसा मैं होप करता हूं कि आपने इंग्लिश भी 12th में पढ़ा है और हिंदी बोर्ड से पढ़ाई नहीं करी है। इंग्लिश बोर्ड से अगर आपने पढ़ाई करी है, ये सब आपके सब्जेक्ट्स है, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स ही आपके कंसिडर होंगे। अगर आपके मोर देन 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आप बेस्ट 5 या बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स का भी कैलकुलेशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी वही करेगी। उस तरह से आपकी परसेंटेज देखी जाती है। मिनिमम आपकी 55% होनी चाहिए। अब इसमें जरूरी क्या है, देखिए, अगर आपकी 65% प्लस थी तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपकी सारी ही यूनिवर्सिटीज में एलिजिबिलिटी है। इसके पीछे अगर आप जा रहे हैं
अगर लेट से 60% प्लस था आपका तो कुछ यूनिवर्सिटीज कम हो जाएंगी। इसी तरह से और पीछे गए, अगर आपकी 55 प्लस है तो आपकी यूनिवर्सिटी की चॉइसेस और कम हो जाएंगी। लेकिन नॉट टू वरी, द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन यूके एज ऑफ दिस पॉइंट इज ओवर 100। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी 55 प्लस है परसेंटेज तो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं मिली, तो भी डेफिनेटली आपको कई चॉइसेस मिलेंगी। हाँ, जाहिर सी बात है, द हायर द परसेंटेज यू हैव स्कोर्ड इन योर 12th, द मोर ऑप्शंस यू विल हैव, और उतनी ही ज्यादा आपकी लाइक्लीहुड है एक्सेप्टेंस की और ऑफर लेटर आने की। इसी तरह से अगर हम बैचलर्स की बात करें, एक रेगुलर यूनिवर्सिटी से अगर आपने पढ़ाई करी है, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तहत रिकग्निशन है, AICTE से अप्रूव्ड है, या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से किसी प्रकार की रिकग्निशन है, पॉलिटेक्निक है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, रिकग्नाइज होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपने डिस्टेंस से पढ़ाई करी है, नॉट एन इशू, फुल टाइम पढ़ाई करी है, बहुत अच्छी बात है। इसमें भी एलिजिबिलिटी आपकी देखी जाएगी कि आपकी 3 साल की एग्रीगेट परसेंटेज क्या है। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको CGPA देती हैं, और अगर आप अपनी मार्कशीट के पीछे देखेंगे तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने आपको ग्रेड कैलकुलेशन भी दे रखा है कि आपके CGPA को नोशनली परसेंटेज में कितना माना जाएगा। कई जगह बड़ा सिंपल है, 10 पॉइंट स्केल है। अगर आपका CGPA 7.2 है तो नोशनली आपकी 72% है। लेकिन इंडिया में सब यूनिवर्सिटीज का इतना सिंपल रूटीन नहीं है। किसी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, किसी का एक फॉर्मूला है कि CGPA into 9 + 5 करिए तो आपकी फिर मिल जाएगी। बहरहाल आपको ये कैलकुलेशन यूजुअली आपकी मार्कशीट पे अगर सामने नहीं दिख रहा है तो रिवर्स ऑफ द मार्कशीट पे दिख जाएगा। आपको आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है एज एन एग्रीगेट ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन। अगर आपने 3 साल का कोर्स किया है, 4 साल का या 5 साल का बैचलर्स किया है, आपको आपकी एग्रीगेट परसेंटेज देखनी है। यूनिवर्सिटी जब आपको यूके की असेस करेगी तो आपका CGPA या एग्रीगेट परसेंटेज देखेगी। इसमें भी पहले जैसे मैंने बताया, मिनिमम 55 आपकी होनी चाहिए। 55 से जितनी ज्यादा आपकी परसेंटेज है उतने ही ज्यादा आपके ऑप्शंस बनते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस अगर मेरे 55 से भी कम थे। अगर 55 से भी कम थे तो ऐसा नहीं है कि रोड नहीं है आपके लिए, रास्ता है। 55 से कम अगर आपकी परसेंटेज थी 12th में, तो आपको यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेजेस में एक इंटरनेशनल ईयर, या उसको फाउंडेशन ईयर भी कहते हैं, इंटरनेशनल ईयर 1 भी कहते हैं, पहले आपको वहां पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑप्शन देगी, और सेकेंड ईयर से आप रेगुलर बाकी अपने बैच के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। अब इसमें एक छोटा सा एंगल है, वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में जब आपको ये फाउंडेशन या पाथवे मिलता है तो हो सकता है आपका टोटल ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडीज डज नॉट इंक्रीज। आप 3 साल में तब भी हो सकता है अपनी पढ़ाई करके निकल जाएं। आपकी बैचलर्स डिग्री पे कहीं कोई लिखा नहीं आएगा कि आपने फाउंडेशन से स्टार्ट किया या इंटरनेशनल ईयर 1 से स्टार्ट किया। डिग्री से कोई फर्क मालूम नहीं पड़ेगा आपके या किसी और बच्चे के बीच में। लेकिन कभी कभी होता है, अगर आपकी लो परसेंटेज थी या बहुत लो थी, तो हो सकता है 6 मंथ से 12 मंथ तक का आपका एक एक्स्ट्रा ड्यूरेशन बन जाए उस फाउंडेशन ईयर में या पाथवे प्रोग्राम में। तो ये मायने रखना पड़ेगा। बट अगेन एज आई वाज सेइंग, देयर आर मेनी यूनिवर्सिटी ऑप्शंस। अगर आपके मार्क्स थोड़े से ही कम है या 50 प्लस है, 55 के आसपास है, तो देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड, बहुत संभावना है कि आप अपनी टोटल पढ़ाई 3 साल में ही करके निकल सके। इसी तरह से अगर हम उनकी बात करें जो मास्टर्स करने जाना चाहते हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी से आपकी 55 भी नहीं बन रही, तो आपके पास ऑप्शंस कम है, लेकिन है। ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा या 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा देके आपको मास्टर्स में एंट्री दे देंगे। इसमें भी वही बात है कि हो सकता है आपकी 4 महीने या 6 महीने की एक्स्ट्रा पढ़ाई हो, लेकिन फाइनली आप एक मास्टर्स डिग्री लेके निकल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप फाउंडेशन ईयर में जा रहे हैं या कोई पाथवे प्रोग्राम में जा रहे हैं, या आपका एक एडिशनल एक्सटेंडेड मास्टर्स कहा जाता है यूके में ऐसे प्रोग्राम्स को, कोई एक्सटेंडेड स्टडी पीरियड है अगर आपका, तो सर्टेनली उसकी भी एक कॉस्ट होगी, वो फ्री नहीं है। लेकिन हाँ, ये है ऑन द ब्राइटर साइड, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं अब तक की पढ़ाई में, तो भी आप अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। यू कैन गो टू अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, डू अ ग्रेट बैचलर्स प्रोग्राम ऑफ योर चॉइस, do a great masters of your choice.
एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। इंडिया में एक इम्प्रेशन है कि अगर मैंने 12th में कॉमर्स पढ़ी है तो मैं कंप्यूटिंग या कंप्यूटर साइंस की तरफ नहीं जा सकता। अगर मैंने साइंस पढ़ी है तो मैं अकाउंटिंग का कोर्स, कॉमर्स का कोर्स कैसा कर लूं। तो ये बात जरूर जान लीजिए, ये बंदिश, ये बाउंड्री सिर्फ इंडिया में है। यूनाइटेड किंगडम आपकी 12th की क्वालिफिकेशन को आपकी सेकेंडरी एजुकेशन के तौर से ही देख रहा है। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक प्रोग्राम में आप जाना चाह रहे हैं तो वहां भी आपको एक पाथवे दे दिया जाएगा, जहां यूनिवर्सिटी समझती है कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स का आपके पास एक फाउंडेशन होना चाहिए जो अब तक अगर नहीं है। सपोज फिजिक्स या मैथ आपने नहीं पढ़ी थी तो आपको वो एडिशनल सब्जेक्ट्स या एक फाउंडेशन दे देंगे। लेकिन अगेन द इंपॉर्टेंट एंड गुड पार्ट इज दैट यू स्टिल गेट टू स्टडी व्हाट यू वांटेड टू स्टडी और वांट टू स्टडी। तो आपको अपने माइंड में ये बिना काउंसलर से बात करे माइंड में नहीं बैठाना है कि मैं कॉमर्स का बच्चा हूं तो यही कोर्सेज में कर सकता हूं, या मैं साइंस का बच्चा हूं तो यही कोर्सेज में कर सकता हूं। ये एक डिस्कशन से निकल के आएगा, इसमें अपने आप को मत उलझाइए। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं जो है बजट या कॉस्ट। आपको पढ़ाई में कितना पैसा लगने वाला है। मैं ऐसे तो एक लंबा डिस्कशन है, मैं आपको एक ब्रॉड रेंज भी बताता हूं और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो भी बताता हूं। देखिए, यूनाइटेड किंगडम में जब आप पढ़ने जा रहे हैं, चाहे बैचलर्स के लिए जाएं या मास्टर्स के लिए जाएं, सबसे पहला जो एक असूल की तरह आप या समझ लीजिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह सोच सकते हैं, वो ये है, द हायर द स्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी द कॉस्टलियर इट गेट्स। इंडिया में हम बहुत क्लोजली नोटिस नहीं करते हैं, हमें लगता है हमने गवर्नमेंट एग्जाम पास कर लिया तो पढ़ाई बड़ी अफोर्डेबल होगी। अनफॉर्चुनेटली बाहर ऐसा नहीं है। वैसे तो इंडिया में भी बहुत हद तक नहीं है। अगर आप किसी अच्छे बिजनेस स्कूल में जा रहे हैं, आईआईएम में जा रहे हैं, आईएसबी में जा रहे हैं, तो एक अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व है वहां से मास्टर्स करने की। बट कमिंग बैक टू मेन सब्जेक्ट, यूके में पढ़ाई का कॉस्ट जो है, जो ट्यूशन फीस आपको यूनिवर्सिटी को देनी है आपको पढ़ाई करने के लिए, ये लगभग 13-14 हजार पाउंड से स्टार्ट होती है। यानी आप मान सकते हैं करीब करीब 14-15 लाख रुपए से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, हो सकता है इसमें 1-2 लाख रुपए कम भी हो जाए, बट एक आपको ब्रॉड प्लानिंग आप कर सको, अपने पेरेंट्स से, फैमिली से एक डिस्कशन अच्छे से कर सको, उसके लिए मैंने आपको एक नंबर दिया, 14-15 लाख पर एनम, जो साल में आपको ट्यूशन फी देनी है यूनिवर्सिटी को, वहां से वो नंबर मैंने आपको बताया। सो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर, कि मेरे को ट्यूशन फीस में जो देना ही है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपका बजट और भी अच्छा है, आप और हाई लेवल की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हायर एंड जो है आपकी 15-20 लाख से ऊपर भी जाती है। आपको 20 से 25 लाख में यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, 25 से 30 लाख में यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, 30+ लैक्स पर एनम में भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो कहीं ना कहीं आपको और हमें ये देखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, नंबर 1, आपका बजट क्या है, और इन दोनों के हिसाब से आपके लिए बेस्ट सूटेड यूनिवर्सिटी कौन सी है, जहां आपके बजट में भी बात बन जाए और आप जो पढ़ाई करना चाहते हो वो भी हो जाए। इसमें एक सबसे कॉमन सवाल आएगा आपका नेक्स्ट की स्कॉलरशिप का कैसा है। स्कॉलरशिप इज ऑल्सो गाइडेड बाय द नेक्स्ट फ्यू थिंग्स आई विल टेल यू। देखिए, सबसे पहली बात, स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी देती है, गवर्नमेंट बॉडी या कोई कंट्री लेवल पे स्कॉलरशिप आमतौर पे आपको नहीं मिलेंगी। अगर वो है तो फिर उनमें सिर्फ आपका मेरिट ही नहीं देखा जा रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी देखी जा रही है। तो उस टॉपिक पे मैं अभी लंबी डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, जो प्रैक्टिकली होता है वो मैं आपको बताऊंगा। यूनिवर्सिटी जब आपके मार्क्स देखेगी, आपके एकेडमिक या स्कॉलास्टिक बैकग्राउंड को देखेगी, तो उसके बेसिस पे, जिनको अक्सर कहा जाता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, उसके लिए असेस करेगी। अब इसमें जिस तरह से मैंने फीस की बात करी, स्कॉलरशिप में भी ऐसा ही है, द हायर द फीस द बिगर द स्कॉलरशिप्स। Conversely, the more affordable the university, the lesser the scholarship, and in many cases there is no scholarship. बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने वो ही यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी है, सिलेक्ट करी है, जहां फीस पहले से ही 13, 14, 15 लाख इस रेंज में है, तो वहां फिर हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं हो सकती स्कॉलरशिप को लेके। स्कॉलरशिप हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं मिले, 1 लाख 2 लाख बहुत हो गया, 2.5 लाख,
टिपिकली इस रेंज में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप अफोर्डेबल एंड ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं। अफोर्डेबल एंड आज के प्राइसेस को देखते हुए मैं बोलूंगा 13 to 16,000 पाउंड, या मान लीजिए रफली 13 to 16, 17, 15-16 लाख तक की यूनिवर्सिटी जहां इनको अफोर्डेबल माना जाएगा। यहाँ स्कॉलरशिप का अमाउंट कम होता है या नहीं होता है। यही आप 17-18 लाख या उससे भी हाई फीस वाली यूनिवर्सिटी देखेंगे, सर्टेनली पॉसिबल है उसमें आपको 10%, 15%, 20%, 25% स्कॉलरशिप भी मिल जाए। इससे हायर स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, 40%, 50% भी होती है, लेकिन वो डीन्स एक्सीलेंस अवार्ड, वाइस चांसलर स्कॉलरशिप, एक्सीलेंस, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, इस तरह के आपको नॉमेनक्लेचर या नाम दिखेंगे यूनिवर्सिटीज में। उनके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं आएंगी। उसमें आपको हो सकता है एक वीडियो प्रेजेंटेशन या एक रिटन सबमिशन देना पड़े कि भाई आप क्यों डिजर्व करते हैं इतनी बड़ी स्कॉलरशिप। हो सकता है आपके एक या मल्टीपल इंटरव्यूज हो जहां डीन या वाइस चांसलर खुद आपको इंटरव्यू करके असेस करें कि क्या आप इतने डिजर्विंग हैं कि यूनिवर्सिटी आपको इतना बड़ा कंसेशन दे दे, 30%, 40%, 50% कंसेशन। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि असूलन तौर पे इस तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, लेकिन दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव। उसमें आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन योर बैचलर्स और दैट यू डिड वेरी वेल इन योर 12th तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए, ऐसा अक्सर नहीं होता। हाँ, प्रैक्टिकली आपके मार्क्स अच्छे थे 12th में या बैचलर्स में 70%, 75%, 80%, कई बार इससे कम मार्क्स में भी मिलती है स्कॉलरशिप, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हाँ, यूनिवर्सिटी आपको यूजुअली खुद से असेस करेगी। कई बार होगा आप देखोगे कि ऑफर के साथ साथ आपको एक ऑफर ऑफ स्कॉलरशिप भी आ गया है। एक और बहुत जरूरी बात, सिर्फ पढ़ाई नहीं, अगर आपके कोई और अचीवमेंट्स भी हैं, लेट्स से आप स्विमिंग चैंपियन हैं या आप टेबल टेनिस चैंपियन हैं, आपने 12th तक अपने स्टेट को, अपने कंट्री को, अपने जोन को रिप्रेजेंट किया है, कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लिया है, या आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अपने कॉलेज की टीम में है, बास्केटबॉल टीम में है, क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, अगर इस तरह की कोई अचीवमेंट्स है तो उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ऐसे ही कल्चरल एक्टिविटीज आती हैं, हो सकता है आप एक बहुत प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हो सकता है सारे गामा या इस तरह के किसी किसी शो में आप टॉप 3 में थे। इस तरह के अचीवमेंट्स के बेसिस पे भी कई बार यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर करेंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फंड्स, मनी, पैसा कितना लगेगा। देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है जो आपका असली में खर्च होने वाला है, दूसरा है कि आपको स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन करने के लिए क्या करना है। तो हम दोनों पे एक एक करके बात करते हैं। पहला है आपका, नेचुरली आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी को जो फीस देनी है, इसको मैंने नाम दिया ट्यूशन फीस का। ट्यूशन फीस, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको मैं एक आइडिया दे चुका हूँ, 13-14 लाख से शुरू हो जाती है। दूसरा आता है आपका लिविंग कॉस्ट क्या है। देखिए, लिविंग कॉस्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। अगर हम वास्तविकता से बात करें कि व्हाट एम आई गोइंग टू स्पेंड रियली, अब आप कौन से शहर में रह रहे हैं, वहां शहर के कौन से हिस्से में रह रहे हैं, कितने लोगों के साथ घर शेयर कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स आपकी लिविंग कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं। इसमें कोई एवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एक मैथमेटिकल या न्यूमेरेटिव वे में अगर मैं बताना चाहूँ तो आप जब अपना वीजा अप्लाई करेंगे तो यूके को देखना है कि आपके पास ट्यूशन फीस के लिए भी पैसे हैं और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी हैं टू कवर योर फर्स्ट ईयर इन द यूनाइटेड किंगडम। इसका मतलब ये है कि अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं या अगर आप कोई मास्टर्स कर रहे हैं जो 1 साल से लंबा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे समय के लिए पैसा दिखाना, नहीं। योर फर्स्ट ईयर ऑफ योर स्टडीज इन द यूके हैज टू बी कवर्ड। ट्यूशन फी कवर करनी है उसमें आपको, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको बताई है, विद स्कॉलरशिप, विदाउट स्कॉलरशिप, जो फाइनल नंबर आ रहा है आपकी ट्यूशन फीस का, ये। और इसमें आप ऐड करेंगे लिविंग एक्सपेंसेस। लिविंग एक्सपेंसेस के लिए यूके ने 2 नंबर कर दिए हैं। अगर आप लंदन या ग्रेटर लंदन जैसे कहा जाता है, ग्रेटर लंदन में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो एक हायर सम है, करीब 12 लाख रुपए है। अप्रोक्सीमेट नंबर्स में बात करेंगे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, नॉट एग्जैक्ट। अगर लंदन के अलावा कहीं भी आप पढ़ने जा रहे हैं तो करीब करीब 9.5 लाख रुपए आपको शो करने हैं लिविंग एक्सपेंसेस में। जनवरी 2025 से ये दोनों अमाउंट्स बढ़ रहे हैं।
टू कीप इट सिंपल, अभी के लिए आप मान लीजिए कि अगर आप लंदन में पढ़ाई करेंगे तो आपको 13 लाख रुपए दिखाने हैं, लंदन के अलावा कहीं पढ़ाई करेंगे तो शायद 11 लाख रुपए दिखाने हैं। तो ये सम्स आपको टोटल करने हैं। लिविंग एक्सपेंस का सम गवर्नमेंट ने आपके लिए पहले से फ्रीज कर रखा है, डज नॉट मैटर आप कहाँ से पढ़ने आ रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, सबके लिए वही सम है। ट्यूशन फीस सर्टेनली इज अ वेरिएबल जो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये दो सम्स का टोटल जो बनता है वो फंड आपको शो करना है। फंड शो कैसे होंगे? दो तरीके हैं। अगर आपको एक एजुकेशन लोन अप्रूवल मिल गया है, जितने भी अमाउंट का अप्रूवल मिला है वो लोन लेटर में शो हो जाएगा। आपके अगर अपने फंड्स हैं तो इसमें इंपॉर्टेंटली आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके माता और आपके पिता, यही तीन लोग हैं जिनके आप अकाउंट्स या से फिक्स डिपॉजिट्स शो कर सकते हैं। इसके अलावा यूके किसी को भी आपका स्पॉन्सर कंसिडर नहीं करेगा। अगर आप लिक्विड फंड शो कर रहे हैं, लिक्विड फंड्स का मतलब है कि मनी दैट इज केप्ट इन अ सेविंग्स अकाउंट और इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट और मे बी इन सम अदर फॉर्म ऑफ डिपॉजिट इन अ नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक में पैसा हो वो बहुत जरूरी है। कम से कम 28 दिन से वो पैसा आपके खाते में हो। 28 दिन या एक महीने के पहले वो पैसा था कि नहीं, वो कहाँ से आया, यूके आपसे नहीं पूछ रहा। अगर आपने फ्रेंड से, वेल विशर से, फैमिली से पैसे इकट्ठा करे हैं या करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एज आई मेंशन, सिर्फ दैट मनी हैज टू बी हेल्ड इन योर अकाउंट और योर स्पॉन्सर्स, मम्मी पापा, इनके अकाउंट में कम से कम 28 दिन से हो, इतनी ही रिक्वायरमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंटली, यूके को नहीं जानना कि आपके पेरेंट्स का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनके टैक्स रिटर्न्स क्या है। यूके इज नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर एनी सच एविडेंस, सो दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा अगर आपको लोन अप्रूवल मिल गया है, दैट ऑल्सो वर्क्स वंडरफुली। आपका जो भी सम बन रहा है, जो आपको शो करना है, आपकी ट्यूशन फी प्लस लिविंग एक्सपेंस, ये आप एक कॉम्बिनेशन से भी मीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 25 लाख रुपए दिखाने हैं, आपका 10 लाख का लोन अप्रूवल है, 15 लाख रुपए आपके मम्मी पापा के फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है, ऐसे भी दिखा सकते हो आप एज अ कॉम्बिनेशन। सारा पैसा 25 का 25 लाख आपके मम्मी पापा और आपके अकाउंट्स में, सिर्फ अकाउंट भी शो कर सकते हो। सारा 25 लाख का आपको लोन अप्रूवल मिल गया है तो सिर्फ लोन लेटर भी हम दिखा सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है जहां आपको लोन अमाउंट इतना है कि आपके फंड्स कवर कर रहा है, तो कोई भी जरूरत नहीं कि मैं आपसे कोई दूसरा अकाउंट डिटेल मांगू या आप कोई दूसरा अकाउंट दिखाएं, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। द आइडिया इज टू रीच दैट मैजिक नंबर, एज आई कॉल इट, दैट बिल्ड्स अप फॉर यू एज द सम दैट यू हैव टू शो टू द यूनाइटेड किंगडम। ऑब्वियसली इसमें से जो भी सम आपने यूनिवर्सिटी को पहले से दे दिया है, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, यूनिवर्सिटी को आप पैसा कब देंगे? जब आपके पास अनकंडीशनल ऑफर आ गया है एंड यू हैव मेड अप योर माइंड कि हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी में अपनी सीट रोकना चाहता हूँ, तो आप कोई ना कोई सम उस यूनिवर्सिटी को देंगे। आपकी कैलकुलेशन में से ये सम माइनस हो जाता है। इस सम में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए, यूनिवर्सिटी में किसने पेमेंट किया, यूके इज नॉट गोइंग टू आस्क यू। यूके इज नॉट बॉदर्ड कि वो आपके अकाउंट से पैसा आया या किसी थर्ड पार्टी से पैसा आया। यूके को सिर्फ ये जानना है कि यूनिवर्सिटी को पेमेंट मिल गया है कि नहीं। सो दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फीचर। कई बार होता है हमारे फंड्स लिमिटेड हैं या हम किसी फंड्स को टच नहीं करना चाहते हैं, तो आप कहीं और से भी अपना पेमेंट ट्यूशन डिपॉजिट का या फीस का कर सकते हैं, करवा सकते हैं। I want to also talk about a very unique and important feature, which is कि what are the kind of courses available in the UK. Uh, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस जर्नी पे थोड़ा निकल चुके हो पहले या थोड़ा आपने रिसर्च करा हो। UK is probably the only country which has everything for everybody. इसका ये मतलब है कि अगर आपने पहले लॉ की पढ़ाई करी है, आगे LLM करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पीछे बायोलॉजी की पढ़ाई करी है या मेडिकल लेबोरेटरी की पढ़ाई करी है, नर्सिंग करी है, फिजियोथेरेपी करी है, फार्मेसी की पढ़ाई करी है, इन सभी स्ट्रीम्स के बाद भी बिल्कुल रेलेवेंट कोर्सेज आपको यूके में मिलेंगे जो और कंट्रीज में शायद ना मिल पा रहे हो और है भी नहीं। बहुत, अगर हम हकीकत से बात करें, सब कंट्रीज में इन सब स्ट्रीम्स के लिए ऑफरिंग्स नहीं है या बहुत कम है और रेलेवेंट नहीं है। तो आपको यूके में आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, यू विल फाइंड समथिंग, दैट इज द फर्स्ट स्पेशल थिंग।
सेकंड, एलिजिबिलिटी के तौर से अगर हम बात करें और अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको एक सबसे फ्लेक्सिबल सिस्टम मिलेगा। आप इंजीनियरिंग के बाद बिजनेस में जाना चाहते हैं, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, आपका आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड है तो भी आप कंप्यूटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, डेटा की तरफ जाना चाहते हैं, आपको ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। सो वंस अगेन दिस इज नॉट अ वेरी प्रिसाइज पॉइंट, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, आप कहीं भी रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं करेंगे। सर्टेनली आपके लिए स्पेसिफिकली व्हाट विल वर्क और नॉट, दैट हैज टू बी अ लॉन्गर डिस्कशन व्हिच विल रिक्वायर अस टू गो ओवर योर कैंडिडेचर। क्या सब्जेक्ट्स थे आपके, क्या डिग्री थी, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं यूके में, जो आप पढ़ना चाहो। अपनी स्ट्रीम में एक एडवांस पढ़ाई करनी है तब भी, अगर अपनी फील्ड से दूर हटके डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं तो भी आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द प्रोसेस। इसमें पहले थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स के वे से भी बताना चाहूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपने आइल्स का एग्जाम, पीटी का एग्जाम, टोफल का एग्जाम नहीं दिया तो आप प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते। प्लीज कीप इन माइंड द टोटल प्रोसेस मिनिमली विल रिक्वायर 3 to 4 months ऑफ टाइम, या कह लीजिए एवरेज प्रोसेस टाइम बोल लीजिए। तो आपको एक प्लान मैनर में, एक टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। तो पहली बात कि आप कब स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट व्हेन यू आर अबाउट टू फिनिश योर स्टडीज। अगर आपकी 12th पूरी होने वाली है या आपकी बैचलर्स पूरी होने वाली है, आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, लास्ट सेमेस्टर जस्ट स्टार्ट किया है, तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। आपकी प्रोविजनल मार्कशीट्स या प्रिडिक्टेड स्कोर से, या आपके जितने सेमेस्टर्स आप पास कर चुके हैं तब तक या अब तक, उनके बेसिस पे आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं। आपको अगर सब सही रहा, कंडीशनल ऑफर्स भी आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली, हैविंग एन आइल्स पीटी स्कोर इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। तो प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा ये सोचने में कि मैं पहले आइल्स का एग्जाम दूंगा फिर मैं प्रोसेस शुरू करूंगा, उसमें आपका वैल्यूबल टाइम लूज होगा। सही अप्रोच है कि आप जहां भी हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या पढ़ाई पूरी होने वाली है या 12th पूरा होने वाला है, आप उस पॉइंट तक के अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को लेके, अपने पासपोर्ट को लेके एप्लीकेशंस अपनी सबमिट करिए स्कूल में। जिस समय, जिस दौरान आपकी असेसमेंट कर रही है यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज, उस दौरान अगर आप चाहें तो आप आइल्स के लिए प्रिपेयर करिए, और अगर समय बच रहा है तो आइल्स का एग्जाम दीजिए। ऑल्दो टिपिकली एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, it may so happen that you don't require all these exams, but when we go over your specific candidature, I or my team should be able to advise you कि आपके लिए IELTS या PT जरूरी होगा कि नहीं, but your applications can certainly start without them। आपको बाकी academic परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंडीशनल ऑफर्स आ जाते हैं। कंडीशनल ऑफर्स जब एक बार आ गए हैं, देन इफ द नीड बी यू शुड प्रोवाइड एन आइल्स स्कोर, या कई बार होता है आपकी लास्ट मार्कशीट जो अब तक नहीं आई थी, नेचुरली अगर आपकी पेंडिंग थी मार्कशीट एप्लीकेशन के टाइम पे, तो आप एप्लीकेशन कंडीशनल ऑफर्स के बाद वो जमा करेंगे। आपका 12th का स्कोर नहीं आया था, अब आ गया है, ऑफिशियल मार्कशीट आ गई है, ये सब आप यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे। जब आपने इस तरह की सब कंडीशंस क्लियर कर ली हैं, टिपिकली कंडीशंस होती हैं, आपकी मार्कशीट कोई पेंडिंग थी, आपका पासिंग सर्टिफिकेट पेंडिंग था, आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं जमा कर पाए थे पहले। These are the kind of items which will be asked for when you get conditional offers। जब आप ये कंडीशंस को या इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे तो आपको मिलेंगे अनकंडीशनल ऑफर फ्रॉम वन और होपफुली मेनी यूनिवर्सिटीज। That is the point when you actually come to a decision stage। इसके पहले दिल नहीं लगाना है किसी यूनिवर्सिटी से। कई बार होता है कि आपने कर तो लिया 4 जगह अप्लाई, लेकिन आपने सबसे ज्यादा मन एक यूनिवर्सिटी में बना लिया है। अब भगवान न करे उसका ऑफर नहीं आया या उसने आपको अनकंडीशनल ऑफर नहीं दिया, तो आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील करेंगे। सो प्लीज डोंट डू दैट। आपको बड़े ऑब्जेक्टिवली, बड़ा एक सिर्फ प्रोसेस की तरह से चलना है जब तक आपके हाथ में अनकंडीशनल ऑफर्स नहीं आ रहे। अनकंडीशनल ऑफर्स हैं तब आप आराम से डिसीजन करिए, तब आपको जहां मन लगाना लगाइए, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसी में जाइए। Coming back to the process, apart from your academic documents, your passport, of course, there are two things which are required for making applications।
एक होता है पर्सनल स्टेटमेंट, ये कोई बहुत लंबा डॉक्यूमेंट नहीं है, 700 से 800 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट बनता है, ये ऐसे नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है जो बताता है आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हो, आपके क्या एस्पिरेशंस एंड सो फोर्थ। इसमें आपको स्क्रैच से मेहनत करने की जरूरत शायद ना पड़े। डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ प्रोग्राम, वी शुड बी एबल टू गिव यू सैम्पल्स and guidelines which you can use to easily create your own personal statement. लास्ट होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स आपको बना के देंगे। टिपिकली आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती उनकी कि आप ड्राफ्ट करके लाओ। अगर आपसे मांगते हैं, अगेन आई एम एबल टू हेल्प यू विद सैम्पल्स एंड सम you can have ask me for as many number of recommendation letters that you want, बट टिपिकली आपको एक से दो रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब कर चुके हैं, आप अपने किसी सीनियर से भी ले सकते हैं। दैट ऑल्सो गेट्स वेटेज टू योर एप्लीकेशन। टॉकिंग अबाउट द वीजा, मेनी ऑफ यू वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट इन एडवांस, बट आई टेल यू नाउ। सो आपका जब अनकंडीशनल ऑफर आ गया है, देन यू हैव मेड अ डिसीजन फाइनली आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना जाना चाहते हैं, certainly you will have to make a tuition deposit or make a fee payment to them. जब आप एक ट्यूशन डिपॉजिट कर चुके हैं, तब यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफिशियल एनरोलमेंट लेटर देती है। इसको यूके की भाषा में कहा जाता है कंफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज या कैस लेटर। ये है आपका ऑफिशियल एनरोलमेंट लेटर। जब आप यूनिवर्सिटी को एक फी पेमेंट कर चुके हैं, जब आपकी वो फाइनेंशियल कैपेसिटी चेक कर चुका है, तब आपको वो कैश लेटर इशू करेगा। जब आपके हाथ में कैश लेटर आ गया है, तब आपका एक्चुअली वीजा प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। वीजा प्रोसेस इज कंप्लीटली ऑनलाइन। आपका इनफैक्ट सारा ही यूके का प्रोसेस इज 100% डिजिटल। आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपीज कहीं नहीं जाएंगे। उसी तरह से वीजा एप्लीकेशन आपका यूके के गवर्नमेंट पोर्टल पे क्रिएट किया जाता है, उसी को आप सबमिट करते हैं। You'll have to buy international health insurance for yourself. You'll have to pay the visa application fee. But the important points to understand here are the following. A, the process is completely online. Certainly, आपका वीजा जब अप्लाई हो चुका है, उसके बाद आपको VFS सेंटर में जाके अपना पासपोर्ट जमा करना है। आपकी बायोमेट्रिक एनरोलमेंट होगी, जिसका मतलब है आपकी फोटो ली जाएगी, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। लेकिन the actual visa application is made online. Certainly, आपके वीजा एप्लीकेशन में आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, आपके फाइनेंशियल एविडेंस जाएगा। फाइनेंशियल एविडेंस में जैसे हमने पहले बात करी, जिस तरह से भी आप अपने फंड्स को शो कर रहे हैं, अब वो चाहे लोन के माध्यम से है या अपने फंड से है, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। देयर आर स्पेसिफिक डिटेल्स अराउंड दीज डॉक्यूमेंट्स, बट इस वीडियो में मैं उनको कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज अ डिटेल विच यू विल रिक्वायर व्हेन यू गेट टू दैट स्टेज। बट हाँ, वीजा के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने सोचा आपको मालूम होनी चाहिए। एक मन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा हो कि इस सब के लिए समय कितना चाहिए, तो जैसा मैंने पहले बताया, आपको आइडियली 3 से 4 महीने का टाइम स्कोप करना चाहिए। हो सकता है इससे कम में भी हो जाए, लेकिन अगर हम 2 भागों में देखें तो आपका एडमिशन प्रोसेस जो है, ये टिपिकली इट कैन बी एज स्मॉल एज 1 मंथ, कैन गो टू इवन 3 to 4 months। तो ऑन एवरेज आप एक कंफर्टेबली अगर काम करना चाहते हैं, टाइमली वे में काम करना चाहते हैं, कि 3 month विंडो एटलीस्ट फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें आप एप्लीकेशंस कर रहे हैं, आपको कंडीशनल ऑफर्स आ रहे हैं, फिर अनकंडीशनल ऑफर्स आए जब आपने कंडीशंस मीट कर ली हैं, फिर आप अपना ट्यूशन डिपॉजिट पे कर रहे हैं और कैश रिसीव कर रहे हैं। इस सब के लिए टिपिकली 3 महीना आप अपने पास रखिए। Obviously, the earlier you apply, the lesser competition your application gets. So it is always advisable to apply early. But at the very least, आप एक 3 महीने का विंडो अपने लिए मान के चलिए, जिसमें आपका एप्लीकेशन प्रोसेस या एडमिशन प्रोसेस पूरा होता है। वीजा प्रोसेसिंग में यूके इज अ वेरी स्ट्रीमलाइंड, हैज अ वेरी स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस। ऑन एवरेज ये 3 से 4 हफ्ता लेते हैं आपकी वीजा एप्लीकेशन पे डिसीजन देने में। एक और बहुत अच्छा आपके पास प्रोविजन है, अगर आप किसी वजह से फॉर थिंग्स दैट यू कुड नॉट कंट्रोल लेट हो गए हैं, तो यूके फॉर एडिशनल पेमेंट आपसे प्रायोरिटी वीजा प्रोसेसिंग भी आपको अलाउ करता है और सुपर प्रायोरिटी वीजा प्रोसेसिंग भी अलाउ करता है। प्रायोरिटी प्रोसेसिंग में इंस्टेड ऑफ 3 to 4 weeks, दे टेक 1 to 2 weeks।
सुपर प्रायोरिटी वीजा प्रोसेसिंग अगर आप लेते हैं तो 2 से 4 दिन में भी वीजा डिसीजन आपको आ सकता है. So must keep that in mind and you should be aware in fact. But certainly seeking such options will obviously entail a cost which is over and above the visa application fee or the health insurance fee that you have to pay to apply for a student visa. Okay, so that brings us to pretty much the end of this video. आई होप दिस हैज बीन एटलीस्ट इंफॉर्मेटिव. मैंने कवर किया है या कोशिश करिए कि आपको वो सब बातें बता सकूं जिससे आप एक क्लियर माइंड से एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और आपके डाउट्स क्लियर हों. बहुत इंपॉर्टेंटली आप ये समझ सके कि आप रेडीनेस में हैं या अभी नहीं है रेडीनेस में. आर यू स्टिल इन अ पोजिशन वेर यू वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट? इफ नॉट, वंडरफुल. आई एम होपिंग दैट दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू गेट टू दैट स्टेज. सर्टनली इसके बाद भी आपके पास सवाल होंगे, हो सकते हैं. इनमें बहुत चीजें हैं जिसपे और भी डिटेल्स हो सकता है आप जानना चाह रहे हो या जब आप और हम बात करें तो डिटेल्स निकल के आए विच आर रेलेवेंट टू योर कैंडिडेचर. बट अगेन टू जस्ट come to the end, I wanted to make sure that you know everything that is relevant, important for you. आप एक informed decision ले पाए, एक decision ले पाए. और इसके बाद अगर आप एक डिसीजन के स्टेज पे हैं, आप अपना प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी of going to the university going to a university in the UK and apply for a student visa, click on the link below, book a consultation with us. Me or somebody from my team will be more than happy to talk to you, go over your individual candidature and help you on the entire journey. Thank you.